तो लास्ट क्लास हमने जहाँ पर भी स्टॉप की थी उससे पहले की जानकारी थोड़ी रिवाइज कर लेते हैं। जो आपका स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम के बारे में वैसे तो हमको सब कुछ पता है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम हमने जहाँ तक देखे थे, दो टाइप में हम लोग उसको क्लासीफाई करते थे। पहला होता था उसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और उसके बाद होता था आप लोगों का एक डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और उसके अलावा स्पेक्ट्रम को हम लोगों ने अगेन दो पार्ट्स में फिर क्लासीफाई किया था, ठीक है। वो उसमें से आपका एक को हम लोग कहते थे एमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरे को हम लोग कौन सा वाला स्पेक्ट्रा कहते थे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन और एमिशन ये क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब होता कैसा है कि हर बार आपको स्पेक्ट्रम दिखे ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अब जैसे अगर वो स्पेक्ट्रम की लाइंस, उसकी वेवलेंथ्स अगर विजिबल रीजन में लाई कर रही हैं तो तुम्हें दिखेगा, बट अगर वो तुम्हें अल्ट्रा वायलेट या फिर किसी दूसरे रीजन में लाई कर रही हैं जिससे हमारी ह्यूमन आई नहीं देख पाती, तो ऐसे केस में वो चीज़ आपको विजिबल नहीं होगी। सिंपल लॉजिक है, बराबर। तो ऐसे में हम लोग फिर स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कैसे करते हैं? बहुत सिंपल होता है, चाहे आप एब्जॉर्प्शन या फिर चाहे आप एमिशन स्पेक्ट्रम करो, उस एब्जॉर्प्शन या इमिशन स्पेक्ट्रम से जो वेवलेंथ बाहर निकल रही है या फिर जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई है, अगर उसको हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, ठीक है, या फोटो सेंसिटिव प्लेट है आप कहो, तो अगर एक फोटो सेंसिटिव प्लेट पर अगर मैं उसको इंसिडेंट करवाऊंगी तो वो जो फोटो सेंसिटिव प्लेट है उसके ऊपर कुछ मार्क्स क्रिएट हो जाएंगे, कुछ लाइनिंग्स क्रिएट हो जाएंगी, बस, ठीक है। वो उसको थोड़ा सा अफेक्ट कर देगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। बस ये एक पॉइंट याद रखना है। अब आज की क्लास में जो हम लोगों को चीज़ पढ़नी है वो बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही क्यों पढ़ना है? क्या किसी हम बाकी दूसरे स्पेक्ट्रम्स को नहीं पढ़ते? तो आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग रेडियो एक्टिव्स की भी स्टडी की जाती होगी, आई डोंट नो, ठीक है। बट रेडियो एक्टिव को इस तरीके से हैंडल नहीं किया जाता है जिस तरीके से हम अदर एलिमेंट्स को हैंडल करेंगे। उनका हैंडल करने का तरीका बहुत अलग होता होगा मे बी। तो भी जो आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो आप बता रहे हो, इसमें आप अलग अलग एलिमेंट्स ले सकते हो, मेटल ले सकते हो, नॉन मेटल ले सकते हो, मेटलॉइड्स ले सकते हो। बट हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि ये आपका वन ऑफ द लाइटेस्ट गैस है, सबसे हल्का एटम आप इसमें से निकाल सकते हो, पहला भी नंबर का है। तो देयरफॉर हम लोग अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप एक हाइड्रोजन एटम का देखते हो, इस बात का ध्यान रखना। अब अगर तुम्हें हाइड्रोजन एटम चाहिए है तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट नेसेसरी चीज़ रहेगी वो रहेगी कि नेचर में जो हाइड्रोजन गैस होती है हमें तो H2 के फॉर्म में अवेलेबल होती है, हमें H के फॉर्म में तो मिलती नहीं है। तो ऐसे केस में तुम्हें जैसे पता है कि H2 एक मॉलिक्यूल है और आपको चाहिए है उस H2 के अंदर से दो हाइड्रोजन के एटम्स, तो तुम्हें H2 को डिसोशिएट करना पड़ेगा। जब तुम H2 को डिसोशिएट करोगे बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी, तो एनर्जी लेने के बाद वो क्या करेगा, डिसोशिएट हो जाएगा और आपको हाइड्रोजन के एटम्स देगा। और फिर बाद में हम लोग उसका कोई स्पेक्ट्रम वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो सबसे जो पहली स्टेप है वो ये है कि आपको यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को डिसोशिएट करना है। तो इसको डिसोशिएट करने के लिए देखो हम करते क्या है, यहाँ पर आपके पास ये लो, ये तुम्हारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है। अब वही डिस्चार्ज ट्यूब जैसा हम लोगों ने कैथोड रो में, मतलब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में किया था, ठीक है, ये आप लोगों की इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है। अब इसके जो दो एंड्स हैं, इस दो एंड से हम लोग क्या करेंगे करके इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे और यहाँ पर क्या होगा करके हम लोग उस चीज़ के अंदर हाइड्रोजन गैस भर के रख देंगे, ठीक है। अब इसको जब हीट किया, अब मैंने उसको जब एनर्जी सप्लाई की, तो एनर्जी सप्लाई करने के बाद होता क्या है करके एक लाइट की बीम बाहर निकलती है, ठीक है। ये यहाँ से एक लाइट की बीम निकल रही है। इस लाइट की बीम को हमने काम किया है प्रिज्म से पास किया है, ठीक है। अब जैसे ही प्रिज्म से पास होगा तो ये क्या होगा, जैसे वाइट लाइट होती है तो वाइट लाइट आपकी किस तरीके से हो जाती है, प्रिज्म से पास होने के बाद स्प्लिट अप हो जाती है। तो वैसे ही ये हाइड्रोजन गैस से जो बीम निकलेगी
ये भी क्या हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग कलर्स में जो भी इसके अंदर के कंस्टिट्यूएंट कलर्स होंगे उसमें ये स्प्लिट अप हो जाएगी। अब ऐसा मत सोचना कि विबग्योर में क्योंकि पूरे सातों कलर दिखे थे तो यहाँ पे भी पूरे सातों दिखेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये अपने करस्पॉन्डिंग कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। अब उन करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ में जब ये स्प्लिट होगी तो हम क्या करेंगे, जो बाहर वेवलेंथ निकल रही है, इन बाहर निकलने वाली वेवलेंथ को हम लोग क्या करेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करवा लेंगे, ताकि फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर में एक क्या क्रिएट हो सके, एक इमेज क्रिएट हो सके, एंड दैट इमेज इज नोन एज व्हाट, आपका स्पेक्ट्रम। बस। अब लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप पढ़ तो रहे हो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए सबसे पहले आपने उसको एनर्जी क्यों दी, ताकि आप उसको क्या कर सको, आप उस चीज़ को एटम में ब्रेक कर सको। लेकिन यहाँ पर दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है आपका एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम पढ़ रहे हैं ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है कि आपका एमिशन स्पेक्ट्रम है। तो यहाँ पे जो आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे हो ये आप लोगों का आप एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, इस बात को ध्यान रखना। ये अगेन एक पार्ट है, हम लोग हाइड्रोजन गैस का कौन सा वाला स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे, ना कि इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 2, ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस होगा। तो इसको तो अब मैं अभी बता देती हूँ कि फिलहाल ये स्पेक्ट्रम आप लोगों का डिसकंटिन्यूस होगा। अब डिसकंटिन्यूस क्यों होगा, दो तरीके हैं, आप या तो मैथमेटिकली वाली चीज़ प्रूव कर दो जो कि हम लोग अभी करेंगे, या तो फिर आप एक्चुअल में एक स्पेक्ट्रम उठाकर देखो और उससे आपको चीज़ें पता चल जाए। अच्छा, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं चीज़ों को शॉर्ट में इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बोहर्स की थ्योरी में और स्पेक्ट्रम की थ्योरी में ऑलरेडी मैं ये चीज़ बता चुकी थी। मेरा आज का पूरा फोकस रहेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की थ्योरी को पढ़ाना, और उसके बाद नेक्स्ट मेरा फोकस रहेगा तुम लोगों का क्या कहते हैं, इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एप्लीकेशंस, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कराना। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, जब तुम एक गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हो तो ज़रूरी तो नहीं है कि उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उस गैस का एक ही मॉलिक्यूल हो, यानी कि सिर्फ एक H2 हो। अगर इमेजिन करते हैं गैस के अंदर H2 का सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता तो वो टूट कर 2H बना लेता। अगर उसके अंदर H2 के 2H रहेगा तो ये टूट कर आप लोगों का क्या बना लेगा, 4 टाइम्स ऑफ H बना लेगा। तो आपके अंदर हाइड्रोजन गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एनर्जी मिलने के बाद, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब में जब उसको हम पावर सप्लाई देते हैं, एनर्जी मिलने के बाद वो करस्पॉन्डिंग एटम से ब्रेक हो जाते हैं। अगर मैं सिर्फ एक एटम को ड्रॉ करूँ तो तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन के एक एटम में एक प्रोटॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन होता है, और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप लोगों का एक इलेक्ट्रॉन होता है करके। ठीक है, अब होगा कैसा कि अब जब तुम एनर्जी सप्लाई करते हो तो एनर्जी सप्लाई करने से तुम्हारा जो पहला H2 का मॉलिक्यूल है वो तो डिसोशिएट हो गया, वो डिसोशिएट होके H में कन्वर्ट हो गया। बट क्या ऐसा ज़रूरी है क्या कि साइमल्टेनियसली एक ही वक्त H2 के अंदर के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब डिसोशिएट हो चुके होंगे? धीरे धीरे प्रोसेस कंटिन्यू हो रही होगी ना। तो ऐसे में अब जब तुम एनर्जी दे रहे हो तो एनर्जी देने से होता क्या है कि वो जो तुम्हारे n=1 में जो तुम्हारा पहला इलेक्ट्रॉन है वो पहला इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो एनर्जी लेने के बाद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके किसी हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। ठीक है, क्या करता है, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, और इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। और जहाँ पे वो ऑलरेडी था उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसकी ग्राउंड स्टेट कहते हैं। लेकिन अब तुमको ये तो पता है, ठीक है, कि आप लोगों का करके जो हायर एनर्जी स्टेट है उस हायर एनर्जी स्टेट पर वो ज़्यादा देर तो वो एक्साइटेड स्टेट में रह नहीं सकता। तो वो एक्साइटेड स्टेट में जब ज़्यादा देर नहीं रह सकता तो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी स्टेट में गया था, एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी वो क्या करेगा, एमिट आउट करेगा और वापस से आपके ग्राउंड स्टेट में रिटर्न आ जाएगा। तो जब वो इस एनर्जी को एमिट आउट करता है, ये लेट से उसने एनर्जी एमिट आउट की, तो इस एमिटेड एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उतार लेते हैं और हमें एक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम मिल जाता है करके। यानी कि इनडायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। अब लेकिन दिक्कत ये है कि वो कौन सी एक्साइटेड स्टेट पे गया। ग्राउंड स्टेट में तो n=1 था, ठीक है, लेकिन
अब यहाँ पे तुम्हें इतना तो पता है ना कि एटम्स के आजू बाजू जो ऑर्बिट्स होते हैं वो फाइनाइट नहीं होते। n=2, n=3, n=4, n=5, n=6, n=7, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो हो सकता है एक हाइड्रोजन एटम जो है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो n=1 से मान लेते हैं एक्साइट होके चला गया n=5। बट ऐसे तो बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, उनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट से अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि उन्होंने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है। अब ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि वो इलेक्ट्रॉन देखो सिर्फ एक्स अमाउंट की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। हो सकता है वो एक्स करके आप लोगों की n=5 में चला जाए, हो सकता है वो 2x एब्जॉर्ब करके कोई दूसरे ऑर्बिट में चला जाए। सो किस एक्साइटेड स्टेट की वो ऑर्बिट में जाएगा, वो ऑर्बिट नंबर आप लोगों का क्या है, फिक्स नहीं है करके, ठीक है, वो आप लोगों का फिक्स नहीं है। वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन से ऑर्बिट पे जाएगा। और क्योंकि जब वो किसी दूसरे ऑर्बिट पे गया, लेट से एक बार n=5 में गया, तो जब वो n=5 से वापस रिटर्न आ रहा होगा n=1 पर, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट आउट करेगा। उस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को जब हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट पे इंसिडेंट करवाएंगे उन वेवलेंस को, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप लोगों को एक लाइन ऑब्टेन मिलेगी करके। फिर मान लेते हैं n=6 पर है एक इलेक्ट्रॉन और वो भी रिटर्न आ रहा है करके अपने ग्राउंड स्टेट पर, लेकिन उसकी लाइन n=5 वाले की लाइन के साथ कोइंसाइड तो नहीं होगी ना, क्योंकि दोनों की एनर्जी अलग है। तो उसकी लाइन आपको यहाँ कहीं बाजू में दिखेगी। तो इस तरीके से बहुत सारी आपको वहाँ पे क्या दिखते हैं, लाइंस दिखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो ये कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस दिखती हैं, इनफाइनाइट लाइंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 कि आपको इनफाइनाइट लाइंस क्यों दिखती है, तो बिकॉज वहाँ पे आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो किस एनर्जी लेवल पे, हाई एनर्जी लेवल पे जाना चाहता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वो एब्जॉर्ब करेगा वो कोई आप लोगों की फिक्स नहीं होती है, ठीक है, ये वाली चीज़। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, फिर से इसका हम लोग फॉर्मूला वगैरह भी डिराइव करेंगे, बट पहले थियरी पार्ट फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला वगैरह वाले हिस्से में आएंगे करके, ठीक है। चलो तो पहले अभी आ जाते हैं जरा, हमारे पास बहुत सारे शेल्स होते हैं, ठीक है। अभी मुझे पता है कि शेल्स आपके सर्कुलर होते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं अपने शेल्स को थोड़ा सीधा सीधा ड्रॉ कर लेती हूँ। लेट्स से ये n=1 है, लेट्स से ये आप लोगों का n=2 है, ये आप लोगों का n=3 है, ठीक है, और ये आपका n=4 है, और ऐसे डॉट 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 करके और भी बहुत सारे n=∞ तक आपके पास शेल्स होते हैं। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, एक शेल और दूसरे शेल के बीच में ये स्पेसिंग इक्वल नहीं होती। मैंने इक्वल स्पेसिंग दी है, बट रियलिटी में स्पेसिंग इक्वल नहीं होती। अपन इस पर भी बातचीत कर लेते हैं, ऐसा क्यों ये स्पेसिंग इक्वल नहीं होती। जो तुमने एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया है -13.6 × Z²/n²। अब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, तो Z की वैल्यू वहाँ 1 पुट कर दो। अब एक एक करके आप n की वैल्यू चेंज करते जाओ। मैंने तो देखो n=6 तक एनर्जी से एकदम याद करके रखी है। बेटर यही होता है कि आप एटलीस्ट याद कर लो, बहुत फ़ायदा मिलता है कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैंने डिराइव करते वक्त भी तुम लोगों से बोला था। तो n=1 के लिए हाइड्रोजन एटम के पास, अच्छा हर एटम के लिए याद नहीं करना है, ठीक है, ये बात भी याद रखना, हर एटम के लिए याद नहीं करना है, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। n=1 के लिए उसके पास एनर्जी कंटेंट होता है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। अगर मैं n=2 की बात करूँ तो उसके पास एनर्जी कंटेंट होता है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। तुम एनर्जी का गैप देख लो। और उसके बाद जब n=3 में जाते हो तो -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट, और उसके ऊपर -0.85, और इन्फिनिटी के लिए तो तुम जानते ही हो करके कि 0 इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाता है। तो दिख रहा है करके कि जब आपका n=1 और n=2 के बीच का जो एनर्जी गैप है, देखो ये एनर्जी गैप कितने का है, 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट का है। और उसके बाद फर्स्ट और थर्ड के बीच का अगर मैं एनर्जी गैप कैलकुलेट करूँगी तो फर्स्ट और थर्ड के बीच का एनर्जी गैप कितना होगा, 12.09 होगा। मैं फर्स्ट और थर्ड के बीच का क्यों गैप मतलब कैलकुलेट कर रही हूँ, वो इसीलिए क्योंकि आपका जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा तो ग्राउंड स्टेट पे ही आएगा ना, तो देयरफॉर 1 के लेकिन तुम्हें दिख रहा है कि पहले यहाँ पर गैप कुछ लगभग 10 पॉइंट के समथिंग का था, लेकिन अब यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का गैप है अब वो 1 पॉइंट समथिंग का हो गया करके। तो यानी कि ये जो स्पेसिंग आपको इक्वल दिखाई जा रही है, रियलिटी में इक्वल स्पेसिंग नहीं है।
जैसे 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 आप ऊपर जाते जाओगे आपके ऑर्बिट्स और एक दूसरे के क्या आते जाएंगे, क्लोज आते जाएंगे करके, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ये गैप कितने का रहेगा था, फोर्थ और वन के रिस्पेक्ट में, तो ये गैप आएगा 12.75 इलेक्ट्रोवोल्ट का। सारी नॉर्मल कैलकुलेशंस कर रही हूँ मैं और कुछ भी नहीं। अब मैं अगर इमेजिन करो कि इलेक्ट्रॉन आपका इन्फिनिटी से गिर कर नीचे आ रहा है n इक्वल टू 1 में, तो इन्फिनिटी और उस n इक्वल टू 1 के बीच में अगर मुझे एनर्जी का गैप कैलकुलेट करना है, तो इन्फिनिटी पे तो एनर्जी 0 इलेक्ट्रोवोल्ट होती है और नीचे n इक्वल टू 1 होती है। तो ऐसे में हम लोगों को एनर्जी गैप कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाइयर माइनस लोअर। तो हाइयर ऑलरेडी 0 है, माइनस ऑफ माइनस लोअर, ये ऐसा, तो ये गैप कितने का हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस है, लेकिन इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को अगर इसके जो जब वो एमिट आउट हो रहे हैं, अगर मैं इनको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उतारूं, तो तुम ये देखोगे कि फोटोग्राफिक प्लेट में जो सबसे पहली लाइन आप लोगों को मिलेगी, वो पहली लाइन आपको कब मिलेगी, ऐसी मिलेगी जिसकी एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट है। मान लेते हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट है, यहाँ पे मुझे ये पहली लाइन मिल गई, तो मैं क्या कहूँगी, अब एनर्जी पता है तो उससे फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा भी निकाल सकते हो, लैम्बडा सॉरी, बट हम लोग फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा में इंटरेस्टेड नहीं है करके मुझे पहली लाइन मिल गई, ठीक है। लेट्स से ये मुझे मिल गया 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट की। और उसके बाद जो मुझे सबसे छोटी, मतलब 13.6 के बाद जो मुझे लीस्ट मिलेगी, वो लीस्ट मुझे किसके लिए मिलेगी, 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट के लिए मिलेगी। क्यों मुझे 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट के लिए मिलेगी, क्योंकि n इक्वल टू 1 में जब वो कूदी मार रहा है, तो मैक्सिमम एनर्जी गैप कितने का हो सकता है, देखो 13.6 का हो सकता है, और मिनिमम एनर्जी गैप कितने का हो सकता है, 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट का हो सकता है। तो इसका मतलब मुझे क्या मिल रहा है करके ये, और इसके बीच में मुझे बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस मिल रही हैं, जिसमें से आप लोगों का 10.2 के बाद वाली ये 12.09 को रिस्पॉन्ड करेगी, ये 12.75 को रिस्पॉन्ड करेगी, ऐसी बहुत सारी मुझे लाइन मिल गई। तो ये मिल गया मुझे पहला एक स्पेक्ट्रा, बराबर, ये मुझे मिल गया एक स्पेक्ट्रा। अब यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं। दिमाग में ये रखना है कि n इक्वल टू 1 पे आपके क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे थे, ठीक है। आपके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, n इक्वल टू 1 पे जंप कर रहे थे, बट कहाँ से जंप कर रहे थे, n इक्वल टू 2 से वो n इक्वल टू 1 पे जंप कर रहा है, n इक्वल टू 3 से वो n इक्वल टू 1 पे जंप कर रहा है, n इक्वल टू 4 से वो n इक्वल टू 1 पे जंप कर रहा है, n इक्वल टू 5 से वो n इक्वल टू आपके 1 पे जंप कर रहा है, और वैसे ही डॉट 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 वो n इक्वल टू इन्फिनिटी से आप लोगों के n इक्वल टू 1 पे जंप कर रहा है। समझ रहे हो? तो ये जो जब वो जंप करता है, तो हर जंप में वो अपने अंदर से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट आउट करता होगा, और उसी एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्टेन कर लेते हैं, एंड दैट ऑब्टेन जो हम करते हैं इज नोन एज व्हाट करके आप लोगों का हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा। अब लेकिन इस स्पेक्ट्रा को जिसने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था वो थे आप लोगों के लाइमन। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा को हम लोग कौन सा स्पेक्ट्रा कहते हैं, लाइमन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में क्लास में हो सकता है बोरिंग लगे कि ये क्या बकबक पढ़े जा रहे हैं करके, बट एक्चुअल में हम लोगों को ये वाली चीज़ पढ़नी है, थोड़ा सा बोरिंग है, बाद में ये चीज़ इंटरेस्टिंग हो जाएगी जैसे ही तुम न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में मूव करोगे करके, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रम आप पहली बार पढ़ रहे हो, दिस फर्स्ट स्पेक्ट्रम इज नोन एज आप लोगों का लाइमन सीरीज। इस सीरीज को हम लोग कौन सी सीरीज कहते हैं, लाइमन सीरीज कहते हैं। ये वाली कौन सी सीरीज कहलाती है, आपकी लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज से रिलेटेड जितनी भी जानकारी मेरे पास है, सारी जानकारी मैं तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर देती हूँ। अब लाइमन सीरीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो तुम्हें पता होना चाहिए। लाइमन सीरीज आप लोगों की एक ऐसी सीरीज है, इस बात का ध्यान रखना, जिसमें इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आप लोगों का कहीं से भी जंप कर सकता है, लेकिन वो जंप करेगा कहाँ पे, ये फिक्स होता है, ठीक है। जंप वो कहीं से भी कर सकता है, लेकिन वो जंप करेगा कहाँ, ये फिक्स होता है, ये बात याद रखोगे। तो कहाँ से जंप कर पाएगा वो, एन आपका जो हाइयर है, हाइयर, ठीक है। अगर मैं हाइयर की बात करूँ, और यहाँ पे हाइयर को हम लोग लेट से N2 वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं हाइयर मतलब जहाँ से वो जंप कर रहा है, ठीक है, जहाँ से वो आ रहा है, वो आपका कुछ भी हो सकता है। वो आपका 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, वो आपका 4 हो सकता है, वो 5 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी। लेकिन N1 यानी कि लोअर, यानी कि जिस ग्राउंड स्टेट पे उसको आना है वो उसकी फिक्स होती है 1,
ये होती है आपकी लाइमन सीरीज़ की सबसे इम्पॉर्टेंट खास बात। ठीक है, कि लाइमन सीरीज़ आप लोगों की एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें आपका एक्साइटेड एटम किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है, लेकिन वो जब रिटर्न आता है तो उसका ग्राउंड स्टेट उसका फिक्स होता है। वो ग्राउंड स्टेट उसका क्या होता है करके n=1। दिस इज नोन एज व्हाट आप लोगों का लाइमन सीरीज़ करके। अब लाइमन सीरीज़ की एक खास बात है कि जो लाइमन सीरीज़ होती है ये आप लोगों के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये कौन से वाले रीजन में लाई करती है, ये लाई करती है यूवी रीजन में। ठीक है, ये कौन से रीजन में लाई करती है, आप लोगों के यूवी रीजन में। पॉइंट नंबर 3, लाइमन सीरीज़ का जो आपका क्या कहते हैं एनर्जी, ठीक है, जो उसका एनर्जी रहता है, उसका जो एनर्जी का रेंज होता है, वो एनर्जी का रेंज क्या होता है, उसमें आप जो मैक्सिमम एनर्जी आप देख सकते हो, वो मैक्सिमम एनर्जी आप कितने की देख सकते हो, 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट की। और उसके बाद जो मिनिमम एनर्जी आप देख सकते हो वो कितने की देख सकते हो, 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट की। तो 13.6 और 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट के बीच में जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइन्स होंगी, जितनी भी, मतलब सारी अलाउड नहीं है, अभी ऐसे 10.2 अलाउड है तो नेक्स्ट 12.09 अलाउड है, बीच का अलाउड नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपका जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, n=1, n=2 और n=3 अलाउड है, 1.1, 1.2, 1.3 अलाउड नहीं है। तो ये उनकी एनर्जी रेंज है। ये हो गया हमारा फैक्ट नंबर 3। अब फैक्ट नंबर 3 से तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये चीज़ इतनी आसान है कि कोई भी पगला इंसान भी इसको ऑब्जर्व कर लेगा कि आपको मैक्सिमम एनर्जी कब मिली। आपको मैक्सिमम एनर्जी तब मिली जब आपका जो एनर्जी का गैप है, आपने उसको कहाँ से कैलकुलेट किया, 1 से इन्फिनिटी के बीच का कैलकुलेट किया, तो आपको मैक्सिमम एनर्जी मिली। यानी कि आपको मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है, आपको मैक्सिमम एनर्जी कब मिलती है करके, मैक्सिमम एनर्जी आपको तब मिलती है जब n=1, या फिर कह सकते हो ग्राउंड स्टेट और इन्फिनिटी के बीच का आप क्या कैलकुलेट करते हो, डिफरेंस कैलकुलेट करते हो। और मिनिमम एनर्जी कब मिलती है आप लोगों को, जब आप वहाँ पर आपकी जो भी ग्राउंड स्टेट दी गई है और उससे जस्ट अबोव वाले के बीच का आप क्या करते हो, एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करते हो। और कुछ अक्कल तो तुम्हारे अंदर है ही कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अभी अभी हम लोगों ने प्लैंक कांस्टेंट और प्लैंक थ्योरी जब पढ़े थे तब ये वाली डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, कि आपकी जो ये लाइमन सीरीज़ होती है या फिर जो बाल्मर सीरीज़ होगी या आगे आने वाली कोई दूसरी भी सीरीज़ होगी, तो सारी सीरीज़ के अंदर में, ठीक है, सारी सीरीज़ के अंदर में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होने वाली है, आपकी जो भी मैक्सिमम एनर्जी आई है उस मैक्सिमम एनर्जी को आप क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो। और मैक्सिमम एनर्जी को कैलकुलेट कर लेने के बाद E=h का फॉर्मूला लगा दो, E पता है, H पता है, वहाँ से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई। लेकिन ये एक बात याद रखना कि आपके पास जो लाइमन सीरीज़ है, जो हम लोग पहली सीरीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें n=1 है, जिसके बाद फिर n=2 है, उसके बाद फिर n=3 है, और उसके बाद n=4 है, डॉट 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 करके फिर n=∞ है करके। तो इसमें आपको अगर कोई पूछेगा कि आपको मिनिमम वेवलेंथ कहाँ मिल रही है, तो मिनिमम देखो, एनर्जी आपको मैक्सिमम कहाँ मिलती है, जब आप इन्फिनिटी से आप डायरेक्ट 1 पर आके गिरते हो। तो एनर्जी और वेवलेंथ का तो उल्टा चलता है। तो अगर n=1 से लेके n=∞, इसके बीच में अगर एनर्जी का जो गैप है, ठीक है, अगर ये एनर्जी का गैप आप लोगों का, 1 मिनट कहाँ चला गया करके, 2 मिनट, ये रहा, ठीक है, n=∞ और n=1, अगर इसके बीच में एनर्जी का गैप आप लोगों का क्या है करके, मैक्सिमम है, ठीक है, एनर्जी का गैप यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। तो ये बात श्योर रखो कि अगर एनर्जी का गैप मैक्सिमम है तो ज़रूर वहाँ पे वो वाली जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ वहाँ से आपको जो मिलेगी, वो वेवलेंथ आप लोगों की क्या होगी करके, मिनिमम होगी। और अगर कोई तुमसे पूछेगा कि आपको मैक्सिमम वेवलेंथ कहाँ मिलेगी, तो मैक्सिमम वेवलेंथ तुम्हें तब मिलेगी कब, जब आप ये वाला गैप कैलकुलेट करोगे, ग्राउंड स्टेट और एक जस्ट उसके ऊपर वाला। क्योंकि ऐसी वाली सिचुएशन में यहाँ पर आपकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी आपकी मिनिमम होती है, लेकिन यहाँ पे आपका जो वेवलेंथ है यानी कि लैम्बडा, वो यहाँ पे आपको क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो एनर्जी का रेंज अगर कोई तुम्हें पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए कैलकुलेट करने को कहे तो कैसे कैलकुलेट करना है ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये वाली चीज़ क्लियर है अभी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या, एक बहुत ही फैंसी सा वर्ड है,
वो फैंसी सा वर्ड आपको आइडिया होना चाहिए कि उस फैंसी वर्ड का क्या कहना चाह रहा है, कौन है उस फैंसी वर्ड का नाम वगैरह क्या है, लाइमन सीरीज़ वगैरह से रिलेटेड और क्या जानकारी। तो अभी जैसे तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कुछ दिनों पहले, ठीक है, कुछ दिनों पहले मतलब काफ़ी दिनों पहले। तो उसमें हम लोगों ने E=SC/λ, ये हम लोगों का एक फॉर्मूला था। बट हमने कहा कि अगर आप एनर्जी को इलेक्ट्रोवोल्ट में रखोगे तो आप एनर्जी का क्या कर सकते हो करके वेवलेंथ डायरेक्टली निकाल सकते हो। और उस वेवलेंथ को डायरेक्टली निकालने का फॉर्मूला क्या था, 12400 और डिवाइडेड बाय कितना, उसकी एनर्जी कितनी है। तो अब देखो हमारी जो एनर्जी की रेंज है लाइमन सीरीज़ में, जो एनर्जी की रेंज होती है वो 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है, हम लोगों का मिनिमम होता है। और जो एनर्जी का गैप आप लोगों के लाइमन सीरीज़ में मैक्सिमम हम अचीव कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं, 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये एनर्जी की रेंज है। और अगर किसी ने तुमसे वेवलेंथ की रेंज पूछी, क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट में दी है तो वेवलेंथ हमारी बहुत ही सीधी सीधी फटफट निकल के आ जाएगी एंगस्ट्रॉम में। ये वाला फॉर्मूला तभी यूज़ करते हैं जब एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन ध्यान देना सिंबल यानी कि साइन आप लोगों का चेंज हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा चलता है, इन्वर्स का रिलेशनशिप चलता है, ठीक है। तो ये आ गई आपकी वेवलेंथ की रेंज। तुम चाहो तो इसको कैलकुलेट करके एक रेंज याद भी रख सकते हो, बट मैं तो याद नहीं रखती हूँ। अच्छा, अब इसमें से किसी ने अगर तुमसे पूछा कि सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है, तो देखो एनर्जी अगर ज़्यादा है तो वेवलेंथ आपकी सबसे कम रही होगी। मतलब ये आपको लाइमन सीरीज़ में ये जो चीज़ दिखाई जा रही है ये आपकी मिनिमम वेवलेंथ है। यानी कि किसी ने पूछा कि लाइमन सीरीज़ की मिनिमम वेवलेंथ बताओ कितनी है, तो 12400 डिवाइडेड बाय 13.6। और डिवाइडेड बाय 13.6 ही क्यों किया, क्योंकि आपको मैक्सिमम एनर्जी चाहिए। और मैक्सिमम एनर्जी कब मिलती है, 1 और इन्फिनिटी के बीच में। 1 की एनर्जी -13.6, इन्फिनिटी की एनर्जी 0, सो गैप कितना 13.6, ठीक है। अच्छा, और अगर कोई पूछेगा कि मैक्सिमम वेवलेंथ क्या है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी तुम लोगों की, ये वाली, ये लाइमन सीरीज़ की, बराबर। या फिर तुम इसको ऐसा भी कह सकते हो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो इस वाली चीज़ को हम लोग कहते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करो, और ऐसा भी आ सकता है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करो। तो ये हो गया आप लोगों का एक कंसेप्ट। अच्छा, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो तुमको अभी फ़िलहाल के लिए याद रखना है और हमेशा याद रखना है, वो होता है एक वर्ड। उस वर्ड को हम लोग कहते हैं सीरीज़ लिमिट, ठीक है। ये एक छोटा सा वर्ड है, इस वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज़ लिमिट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस सीरीज़ लिमिट, इस सीरीज़ लिमिट नामक बला ये कौन है। तो इस सीरीज़ लिमिट की सिर्फ मात्र एक छोटी सी भाषा है। आपके पास कोई भी सीरीज़ हो, कोई भी सीरीज़, उस किसी भी सीरीज़ की जो आखिरी लाइन होगी उस आखिरी लाइन को ही हम सीरीज़ लिमिट कहेंगे। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि हम लोग लाइमन पढ़ रहे हैं, तो लाइमन के लिए जो तुम लोगों की आखिरी लिमिट है, आखिरी सीरीज़ लिमिट है, वो क्या होगी, शुरू तो मतलब आके गिर तो वो 1 पे रहा है, बट इन्फिनिटी से ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता ना, तो इन्फिनिटी टू 1 यही होगा। तो बस इसी लाइन को हम लोग उसकी कौन सी वाली लाइन कहेंगे करके सीरीज़ लिमिट कहेंगे। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सीरीज़ लिमिट की वेवलेंथ कैलकुलेट करो, तो लोगों को यही नहीं पता होता है कि सीरीज़ लिमिट क्या है। सीरीज़ लिमिट यानी कि आखिरी लाइन मतलब n=∞, उसका हमेशा क्या है करके फिक्स्ड है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, और भी लाइमन से रिलेटेड आगे बातचीत करनी है, लेकिन पहले पूरा थ्योरी पार्ट फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं आगे की बातचीत पर। अब जैसे लाइमन में एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और याद रखोगे, एक वर्ड होता है। अब लाइमन में हम लोग आ कहीं से भी रहे हों, लेकिन फाइनल हमारी जो डेस्टिनेशन है जिस पे हम लोग फाइनल आके टपक रहे हैं, वो तो आप लोगों का n=1 ही है। अब n=1 को के शेल कहते हैं, ये तो तुमको भी पता है। n=1 इज नोन एज आप लोगों का के शेल करके, बराबर। तो अभी देखो, ये जैसे अगर मैं कहूँगी कि n=2 था, n=2 से आप n=1 पर आकर आप गिर गए, ठीक है, आप n=2 से 1 पे आके गिर गए। ये हो गई आपकी एक स्पेक्ट्रम, एक लाइन मिल गई आपको, स्पेक्ट्रम तो नहीं कहना चाहिए, एक लाइन मिल गया। फिर आप n=3 से आके n=1 में गिर गए। उसके बाद आप n=4 से लेके n=1 में आके गिर गए। ऐसा तो बहुत सारा चलता रहेगा, कोई ऐसा फिक्स नहीं है करके कि n=5 के बाद चीज़ें रुक जाएंगी, क्योंकि इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होते हैं और आपके पास इनफाइनाइट चीज़ें रहेंगी, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन एक चीज़ जो तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखनी है
कि इसमें जो ये पहली लाइन होती है, क्योंकि हम n=1 पे आके ड्रॉप खा रहे हैं, तो इस पहली लाइन को के अल्फ़ा कहते हैं। के क्यों? क्योंकि पहला शेल है, और अल्फ़ा यानी कि क्योंकि पहला है। और इस सेकेंड चीज़ को हम लोग के बीटा भी कहते हैं, और थर्ड लाइन को हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का? के गामा। और अगर एक चौथी लाइन होगी तो उस चौथी लाइन को कहेंगे हम लोग के डेल्टा। तो ये याद रखना कि के अल्फ़ा, के बीटा, के गामा और ये सब क्या होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट यानी कि ये कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको सिर्फ यही एक कॉम्बिनेशन दिखता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको सिर्फ यही एक कॉम्बिनेशन दिखता है, ऐसा नहीं होता करके, ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको और भी कॉम्बिनेशन दिखते हैं। और भी कॉम्बिनेशन दिखते हैं का मतलब समझाओ। मतलब ये कि आपके पास n=1 है, ठीक है, ये आपका n=1 है। उसके बाद आप लोगों के पास n=2 है, चलो ठीक है, आपके पास n=2 है। फिर उसके बाद n=3 है, और उसके बाद n=4 है, और उसके बाद n= आप लोगों का 5 है। देन लेट से आपका डॉट 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 इन्फिनिटी है करके। अभी लाइमन सीरीज में हमने क्या पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से वाले ग्राउंड स्टेट को मान रहा है? वो n=1 को अपना ग्राउंड स्टेट मानता है। लेकिन बाल्मर आपके एक दूसरे इंसान थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर ही n=3 को भी ग्राउंड स्टेट रखा जाता है। मतलब n=2 भी किसी का ग्राउंड स्टेट होता है, n=3 भी किसी का ग्राउंड स्टेट होता है। तो अभी हम अपना n=2 को अपना क्या कर रहे हैं? ग्राउंड स्टेट मान रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन आएगा कहीं से भी, लेकिन आने के बाद जो फाइनली आकर जब वो टपकेगा तो n=2 पे टपकेगा, n=1 पे जाएगा ही नहीं। यानी कि अब आपकी सीरीज कैसी बनेगी? 3 से कहाँ पे आ गए? 2 में आ गए। 4 से कहाँ आ गए? 2 में आ गए। 5 से कहाँ पे आ गए? 2 में आ गए। इन्फिनिटी से कहाँ पे आ गए? 2 में आ गए। ये ऐसा, ठीक है, ये वाली चीज़। बस इसी पर्टिकुलर सीरीज़ को हम लोग आप लोगों की कौन सी सीरीज़ कहते हैं? बाल्मर सीरीज़ कहते हैं। यानी कि अगर किसी ने तुमसे पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय बाल्मर सीरीज़, तो बाल्मर सीरीज़ का मतलब होता है n2 की वैल्यू, n2 यानी कि हाइयर एनर्जी। हाइयर एनर्जी मतलब जहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आने वाली वैल्यूज़ आपकी 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक हो सकती है। लेकिन इस बार जो उसकी लोअर एनर्जी है, लोअर एनर्जी का मतलब जहाँ पे वो रिसीव हो रहा है फाइनली, वो आपका फिक्स होगा, यानी कि 2। 1 पे नहीं जाएगा, वो सिर्फ फिक्स होगा 2 पे, बस बात खत्म। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? आपकी बाल्मर सीरीज़ कहते हैं। बाल्मर सीरीज से रिलेटेड एक फैक्ट, बाल्मर सीरीज आप लोगों की विजिबल रीजन में लाई करता है। ठीक है, आपका जो बाल्मर सीरीज है ये आप लोगों के विजिबल रीजन में लाई करता है, यानी कि हम लोग नेकेड आई से बाल्मर सीरीज को आपके देख सकते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, एनर्जी की रेंज कितनी होगी? तो अब एनर्जी की रेंज देखो तुम्हें निकालते आनी चाहिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे? n=2 उसका फिलहाल ग्राउंड स्टेट है। n=2 के लिए एनर्जी कितनी लेते हैं? जो आपका n=1 है उसके लिए तो एनर्जी -13.6 होती है। n=2 के लिए एनर्जी होती है -3.4, और जस्ट उसके ऊपर वाले के लिए आपकी एनर्जी कितनी होती है? -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट। और उसके बाद इन्फिनिटी के लिए तो एनर्जी 0 इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि अभी इन दोनों के बीच में मतलब मिनिमम एनर्जी का गैप कितना है, तो मिनिमम के लिए क्या करते हैं? 2 एडजेसेंट वालों को निकाल लेते हैं, ग्राउंड स्टेट और उसके बाजू वाले के बीच का गैप ही निकाल लो, वही काफ़ी है करके। तो अगर तुम -3.4 और यहाँ पे जो ये -1.51 दिया है, इसके बीच का अगर तुम एनर्जी गैप निकालोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये चीज़ कितनी निकल के आ जाएगी आप लोगों का 1.89 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये आपकी मिनिमम एनर्जी है जो कि आप लोगों को बाल्मर सीरीज़ में देखने को मिलती है। और अगर कोई तुमसे पूछेगा कि मैक्सिमम एनर्जी का गैप निकालो, तो मैक्सिमम एनर्जी का गैप कैसे निकालते हैं? उसी ग्राउंड स्टेट को इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में। अब इन्फिनिटी तो 0 होता है, तो यानी कि ये चीज़ आप लोगों की कितनी आ जाने वाली है? 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये ऐसे, तो ये तो एनर्जी की रेंज है। वेवलेंथ की रेंज कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रोवोल्ट में सीधा सीधा वेवलेंथ से अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो एनर्जी तुम्हें किसमें मिल जाएगी? सॉरी, वेवलेंथ किसमें मिल जाएगी? एंगस्ट्रॉम में। बस ये याद रखना कि साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगी, क्योंकि दोनों का एनर्जी का और वेवलेंथ का एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल वाला रिलेशनशिप चलता है। अब मैं सारी सीरीज़ के लिए निकाल के नहीं देने वाली, सारी सीरीज़ के लिए नोट्स तुम खुद बना लोगे करके। ठीक है, अब इमेजिन करो मैं अगर मैं एक एक सीरीज़ के लिए ऐसे नोट्स बना के देती जाऊंगी तो क्लास ज़बरदस्ती के आगे पहुंच जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि यहाँ पे आपकी मैक्सिमम वेवलेंथ का है,
तो इसी चीज़ को आप मैक्सिमम वेवलेंथ कहते हो। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब होता है आपकी मिनिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम वेवलेंथ आपको कहाँ से कहाँ मिलेगी, जब आपकी जंपिंग 3 से 2 पे होगी। और आपको बाल्मर में मैक्सिमम वेवलेंथ का मिनिमम वेवलेंथ कब मिलेगी, मिनिमम वेवलेंथ यानी कि आ कहाँ से रहा है, इन्फिनिटी से। आ कहाँ से रहा है, वो इन्फिनिटी से, ये याद रखना। आ कहाँ से रहा है, इन्फिनिटी से। आ कहाँ पे रहा है, बाल्मर में सारी लाइन 2 पर आकर ही रुकती है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से 2, ये आपकी मिनिमम वेवलेंथ रहेगी। कोई पूछेगा तो उनसे सीरीज लिमिट कितनी है, तो सीरीज लिमिट किसको कहते हैं, जो उसकी आखिरी लाइन होती है। तो उसकी आखिरी लाइन यानी कि इन्फिनिटी से लेकर 2, इसी को हम लोग हमारी क्या कहेंगे, सीरीज लिमिट कहेंगे। सीरीज लिमिट का वो तुमसे वेवलेंथ भी निकलवा सकता है। सीरीज लिमिट की वो तुम लोगों से क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी निकलवा सकता है। वो तुम लोगों से सीरीज लिमिट का वेव नंबर निकलवा सकता है। कुछ भी जो उसकी मर्जी आए वो तुमसे वो निकलवाएगा। बस सीरीज लिमिट का आपको मतलब पता होना चाहिए। अब बाकियों के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूँगी। अब हम लोग सीधा डायग्राम देखते हैं। अब ये तुम लोगों के पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डायग्राम है, ठीक है। पहली सीरीज देखो आप लोगों के पास लाइमन सीरीज है। सो जस्ट वी डिस्कस अबाउट लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में हमेशा आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी ऑर्बिट से आके गिर सकता है। किसी भी ऑर्बिट से मतलब किसी भी ऑर्बिट से वो आके आप लोगों का गिर सकता है, लेकिन वो जहाँ पे फाइनली गिरेगा वो कौन सा होगा, आप लोगों का n=1। तो तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें ये ऑर्डर याद करना है कि लाइमन के बाद कौन आता है, बाल्मर। बाल्मर के बाद कौन आता है, पाश्चन। पाश्चन के बाद कौन आता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद कौन आता है, पीफन। और पीफन के बाद कौन आता है, हम्फ्री। यहाँ पे मैंने हम्फ्री के बारे में लिखा नहीं है। पीफन के बाद भी एक और चीज़ आती है, दैट इज़ हम्फ्री। और हम्फ्री में तुम ऑब्जर्व करने की अपनी स्किल रखो कि लाइमन में आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन था वो कितना था, n=1। बाल्मर में आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या था, n=2। और उसके बाद पाश्चन में n=3, ब्रैकेट में n=4 और पीफन में n=5। तो ऑब्वियसली जो हम्फ्री होगा उसमें उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा करके n=6। यानी कि जो भी लाइंस आएंगी वो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगी, n=6 होगी। ये आप लोगों का कौन सा रहेगा, हम्फ्री वाला रहेगा। ये वाला पार्ट आपको कैसा याद करना है। अब इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बहुत ही सिंपल से आते हैं। मैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस तुम लोगों को करवा देती हूँ ताकि तुम लोगों को चीज़ें समझ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह को अटेम्प्ट करना है। लेकिन ठीक है, अभी मैं ईजी न्यूमेरिकल्स दे रही हूँ, इसके एप्लीकेशन पार्ट नहीं दे रही हूँ, ठीक है। इसका मैं एप्लीकेशन पार्ट नहीं दे रही हूँ अब। लेकिन एक बात याद रखना कि जैसे मैंने तुमसे लाइमन और जैसे मैंने तुमसे बाल्मर की एनर्जी की रेंज क्या होगी ये कैलकुलेट करवाया। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तुम अपने छोटे से दिमाग में कैलकुलेट करके स्टोर करके रख सको, ये तो पॉसिबल है नहीं कि हर सीरीज़ की तुम एनर्जी रेंज रट्टा मार के रख रहे हो। तो इसीलिए इंसान कंसेप्ट याद रखता है। और कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आपको कभी भी एनर्जी रेंज निकालनी है, लेट्स से मैंने तुम्हें ब्रैकेट की एनर्जी रेंज निकालने को कहा, तो अगर आपको मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो मिनिमम एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो n=4 पे तो ब्रैकेट का फाइनल डेस्टिनेशन है। तो मिनिमम एनर्जी क्या करोगे, 5 और 4 इन दोनों के बीच की एनर्जी का आप क्या कर लेना करके गैप निकाल लेना, दैट इज नोन एज व्हाट, आपका रेंज। अगर आपको मैक्सिमम एनर्जी का गैप निकालना है तो क्या करोगे, आपकी इन्फिनिटी और 4 के बीच के एनर्जी का गैप निकाल लेना, वो आपकी मैक्सिमम होगी। और एनर्जी कैसे निकालेंगे, अगर किसी को ये कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये होता है एनर्जी निकालने का फॉर्मूला जो हमने एक गुजरे जमाने में करके इस चीज़ को सीखा था करके, ठीक है, बराबर है। तो ऐसे करते करते तुमसे अगर मैक्सिमम मिनिमम जो किसी भी प्रकार की एनर्जी पूछी जाए तुम वो सारी एनर्जीज कैलकुलेट कर सकते हो, वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, सीरीज लिमिट वगैरह सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें जो तुम्हें याद रखना है वो है उनका रीजन याद करना है कि लाइमन है, बाल्मर है। लाइमन आपका अल्ट्रावायलेट रीजन में है, बाल्मर आपका विजिबल रीजन में है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को जो नेक्स्ट दिया है पाश्चन वगैरह वो सब आपका नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, ठीक है। ये सारे रीजन्स आपको क्या करने हैं उसके याद करके रखने हैं करके, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़, ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये आपको यहाँ पे थोड़ी सी याद रखनी है। इम्पॉर्टेंट जानकारी कुछ इस प्रकार से है कि आपके जो बाल्मर नामक प्राणी थे, उन बाल्मर नामक प्राणी ने 1885 के दौरान एक आप लोगों को रिलेशनशिप डेवलप करके दिया। रिलेशनशिप उन्होंने ये डेवलप किया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रिस्पेक्ट में कि जो अलग अलग प्रकार की आपको ये टपकने वाली लाइंस दिख रही हैं, इन लाइंस की ऑब्वियसली कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होंगी। तो क्या वेवलेंथ होंगी, ठीक है, मतलब किस ऑर्बिट से आ रही है, किस ऑर्बिट में जा रही है और कौन सी उसकी वेवलेंथ है,
ठीक है। इसके बीच में उन्होंने एक रिलेशन 1885 में डेवलप किया, और ये रिलेशनशिप कैसे आया इस पे तुम्हारा बिल्कुल भी फोकस नहीं रहना चाहिए, सिर्फ इस पे फोकस होना चाहिए करके कि आप लोगों का वो फॉर्मूला क्या है, और उस फॉर्मूले से तुम लोगों को आंसर्स निकालते आने चाहिए। तो वो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, इसी फॉर्मूले को हम लोग अब यूज़ करेंगे, 1/λ। ठीक है, अब 1/λ तुम्हारा वेव नंबर के इक्वल होता है, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ इक्वल टू r टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर, और क्या आ जाएगा 1/n1 का स्क्वायर और -1 में n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों को आपके क्या नाम है बाल्मर ने डेवलप करके दिया, जहाँ पे n1 का मतलब होता है आप लोगों का लोअर एनर्जी लेवल, जहाँ पे आपकी रेस फाइनली आ रही है, और n2 का मतलब क्या होता है आप लोगों का हाइयर एनर्जी लेवल, जहाँ से वो आ रही हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखो, मैंने तुमसे बोला कि लाइमन की थर्ड सीरीज, तो तुम्हारे दिमाग में इमेजिनेशन चलना चाहिए, लाइमन यानी कि 1 पर आके गिरना है। ओके, तो यानी कि n1 की वैल्यू कितनी हो गई होगी आपकी 1, और लाइमन की भी मैं थर्ड सीरीज की बात कर रही हूँ। तो जो लाइमन की पहली सीरीज है, देखो काउंटिंग यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, काउंटिंग आप लोगों की यहाँ से शुरू होती है, ये होती है लाइमन की पहली सीरीज। लाइमन की पहली सीरीज 2 से आती है, लाइमन की दूसरी सीरीज 3 से आती है, तो लाइमन की तीसरी सीरीज कहाँ से आ रही होगी आपके 4 से आ रही होगी। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, हाइयर की जगह आपका वैल्यू 4। तो इस तरीके से तुम्हें इस सीरीज का एकदम सीक्वेंशियली रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद तुम लोगों को वैल्यूज पुट करते आनी चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ है जो मैं तुम्हें बताना भूल गई हूँ, उसको याद रखो। अभी इतना तो तुम्हें अक्ल है कि जैसे ये है, यहाँ पे ये वाली चीज़ में आपकी जो एनर्जी है, ये एनर्जी आपकी मिनिमम है। अगर यहाँ पे एनर्जी मिनिमम है तो इससे ये बात तो कंफर्म होती है कि यहाँ पे आपका लैम्बडा मैक्सिमम होगा, और ये वाली जो लाइन है जो इन्फिनिटी से आ रही है वगैरह वगैरह, यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी इसकी क्या है मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे लैम्बडा आप लोगों का क्या रहा होगा मिनिमम। अब ये विजिबल रीजन में है, और अगर विजिबल रीजन में है तो विबग्योर कलर को याद करो। तो कौन सा ऐसा कलर होता है जिसमें उसका मैक्सिमम लैम्बडा होता है, 10th क्लास में पढ़ के आए हो, आपके सिग्नल्स में रेड लाइट को यूज़ करते हैं ना, क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकती है, तो देयरफॉर यहाँ पे आएगा इक्वल टू रेड, ये आएगा रेड, यानी कि जो पहली लाइन है ये आपकी रेड है, और जो ये आपकी आखिरी लाइन है ये आप लोगों की कौन सी है, वायलेट कलर की है। बस ये थोड़ा सा फैक्ट बताना था। चलो, तो हम लोग अभी काम करना शुरू करते हैं आप लोगों का आगे की तरफ। पहले थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अच्छा, अभी मान लेते हैं मैंने तुम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स दिए। अब न्यूमेरिकल्स में चीज़ें ऐसी हैं कि तुम्हें कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। जैसे एक फैक्ट तो मैं बता चुकी हूँ, n1 क्या है, n2 क्या है करके। फैक्ट नंबर 2, यहाँ पे r क्या है। r को हम लोग एक्चुअल में रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, बट रिडबर्ग कांस्टेंट के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जीके फैक्ट है कि कहने को तो ये कांस्टेंट है, बट ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। जैसे PV = nRT में जो r होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू किसी भी आइडियल गैस के लिए उतनी ही होती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। रिडबर्ग कांस्टेंट गैस टू गैस वेरी करेगा, मेटल टू मेटल एटम वेरी करेगा, लेकिन हाँ अगर तुम हाइड्रोजन गैस को चाहे मेटल और एसिड की रिएक्शन से ऑब्टेन करो, या लैब में बैठ के सिंथेसाइज करो, या किसी दूसरी प्रोसेस से निकाल के लाओ, सारी दुनिया की हाइड्रोजन गैसेस के लिए जो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो सेम होगी। क्योंकि हम लोगों को फिलहाल अपने सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, तो हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ आपके हाइड्रोजन के लिए याद रखेंगे, और उसकी वैल्यू आती है 109677 आप लोगों का सेंटीमीटर इनवर्स करके, ये आती है उसकी वैल्यू करके, ठीक है। लेकिन अगेन एक बात याद रखना, इसको हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का, इसे रिडबर्ग कांस्टेंट किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट होता है, या किसी पर्टिकुलर एटम के लिए कांस्टेंट होता है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है करके, इसको तुम याद रखोगे करके, ठीक है, एकदम याद रखना करके, ये गड़बड़ मत कर देना इसके अंदर कि नहीं ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है करके, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और मैं चीज़ बताना भूल गई हूँ यहाँ पर, ये देखो, ये मैंने ऊपर सीरीज लिमिट लिखा है, इस सीरीज लिमिट का एक और नाम होता है, इस सीरीज लिमिट के एक और नाम को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग लाइन। अब न्यूमेरिकल में आते हैं, न्यूमेरिकल से ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, जितना थियोरटिकल बताना था उतना मैं बता चुकी हूँ। एप्लीकेशन वाला पार्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन अभी इसके पहले न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट को हम लोग आगे देख लेते हैं करके, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़, यहाँ पे आर की वैल्यू देखो मैंने सेंटीमीटर इनवर्स में लिखी है, तुम चाहो तो यहाँ पे आर की वैल्यू को मीटर इनवर्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। सेंटीमीटर इनवर्स से इसी चीज़ को तुम किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर इनवर्स में।
अब मैं क्या करती हूँ, जब मैंने 11th स्टैंडर्ड में मैं खुद थी, तो मैं क्या करती थी, आप लोगों की ये जो वैल्यूज़ होती थी मैं इसको राउंड ऑफ कर लेती थी। जैसे 1.09 है तो मैं इसको 1.1 और 10⁻7 मीटर इनवर्स, ये ऐसे करके मैंने इसकी कैलकुलेशन की है। तुम चाहो तो उसको 1.09677 एग्जैक्ट भी कर सकते हो, बट मैं तो मैक्सिमम कैलकुलेशंस अपनी ऐसे ही की हूँ, और उसमें आंसर में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं आता अनलेस और अनटिल आपके ऑप्शंस को आप देखो और ऑप्शंस में आपको पता चले करके कि बहुत माइनर गैप है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं। देखो, तुमसे कुछ कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है। क्या कैलकुलेट करने को बोला है मैंने, उस पर फोकस करते हैं। आपको मैंने कैलकुलेट करने को कहा है एक वेवलेंथ को। किस चीज़ की वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है? पार्शियल सीरीज़ की थर्ड लाइन। ठीक है, पार्शियल सीरीज़ की जो भी थर्ड लाइन होगी उसको आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन हीलियम प्लस आयन के लिए। ठीक है, ये बात याद रखना। तो अब ध्यान रखते हैं, इसमें पूरा गेम है इमेजिनेशन का कि आप कितना अच्छा इमेजिन कर पाते हो। आप याद रखो, बार बार आप इस तरीके से सीरीज़ खोल के तो बैठोगे नहीं, इसीलिए आपको याद होना चाहिए। लाइमन के बाद आता है बाल्मर, और बाल्मर के बाद आता है पार्शियल। अब लाइमन की फाइनल डेस्टिनेशन होती है 1, बाल्मर की होती है 2, और तो ऑब्वियसली पार्शियन की होती होगी 3। यानी कि पार्शियन के लिए n1 की वैल्यू तो फिक्स हो गई 3। अब पहली जो पार्शियन की लाइन है वो कहाँ से आ रही होगी? 4 से। पार्शियन की जो दूसरी लाइन है वो कहाँ से आ रही होगी? 5 से। और जो पार्शियन की तीसरी लाइन होगी वो कहाँ से आ रही होगी? आप लोगों की 6 से। यानी कि जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तो हो रहा है? 6 से लेकर 3 में हो रहा है। इतना तुम्हें सोचना है, और तुम्हें उसकी क्या करनी है? वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है कि जब आप लोगों का वो 6 से 3 कूद रहा होगा तब जो एनर्जी एमिट आउट हुई, तो उस एमिटेड एनर्जी की करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या है। तो जैसा हमने देखा, लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होता है, आप उसको वेव नंबर्स के टर्म्स में भी निकाल सकते हो। तो 1/λ इक्वल्स टू होता है क्या चीज़ के होता है वो? r टाइम्स ऑफ। ठीक है, r टाइम्स ऑफ कितना हो जाता है वो? अभी अभी हम लोगों ने देखो ऊपर फॉर्मूला लिखे थे z²। अब यहाँ पे हीलियम की बात हो रही है, राइट। तो हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो 2 का स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, आ गया 4। यहाँ पे जरा वैल्यूज पुट कर देते हैं, कितना होता है? 1/n1 का स्क्वायर। तो 1/n1 का स्क्वायर यानी कि 1/9, और 1/n2 का स्क्वायर यानी कि 16। अब तो ये इतनी माइन्यूट कैलकुलेशन बची है कि इसको तो अब तुम भी कर लोगे। 16 और 9 इन दोनों का अगर तुमने सब्ट्रैक्शन कर दिया तो ये वाली चीज़ आप लोगों के पास कितनी आ गई? 7। और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं करती हूँ उसको, 16 × 9, तो ये 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, तो ये आ गया 7r अपॉन में कितना? ये 36। तुम अब चाहो तो यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मेरा इंटरेस्ट तुम लोगों को बिल्कुल भी मतलब कैलकुलेशन करना सिखाना नहीं है, इसीलिए मैं आर के टर्म्स में निकाल रही हूँ। अब देखना, जब तुम पेपर लिखोगे तो ऑब्जेक्टिव में एक आंसर तुम्हारा ये भी होगा, बट याद रखो ये तुम्हारा आंसर नहीं है, ये 1/λ की वैल्यू है। सो इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा देन इट इज़ गोइंग टू बी 36 अपॉन में कितना? 7r, ये ऐसे। और बाद में तुम वहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दो तो जो भी है तुम्हारा आंसर आ जाएगा करके। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोगों को और भी छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैंने तुम्हें कुछ ऑप्शंस दिए हैं। n=1 से आप जा रहे हो, मतलब n=1 है, और उसके बाद आप लोगों का n=2 है, और उसके बाद फिर n=3 है, वहाँ पे हम आ रहे हैं n=8 से आ रहे हैं। सी ऑप्शन में n=2 है, और उसके बाद एक मिनट, चलो अब यहाँ पे आ जाओ। ये तुम्हें क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा गया है कि सिंपली आपको हाइड्रोजन एटम के ट्रांजिशन ये दिए गए हैं करके। अब आपको ये बताना है इसमें से लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी रही होगी बिना कैलकुलेशन किए। ठीक है, गधे के समान कैलकुलेशन नहीं कर लेना, बिना कैलकुलेशन किए लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी रही होगी? एब्जॉर्प्शन लाइन की। अब एक बात यहाँ पे फोकस दो, पहले ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर सी को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ऑप्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम 2 से आ रहे हैं और 1 में आ रहे हैं, 2 से 1। ठीक है, हम लोग कहाँ? अच्छा एक मिनट, इसमें भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा, ये लो, ये ऐसा। ठीक है, इसमें हम लोग पहले ऑप्शन में आए, तो अगर मैं 2 से 1 में आ रही हूँ यानी कि हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी में,
तो अगर तुम हाइयर से लोअर में जंप कर रहे हो तो तुम एनर्जी एमिट आउट कर रहे हो, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, तो इसीलिए इस ऑप्शन को काट दिया। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। आप लोअर से कहाँ जा रहे हो, हायर की तरफ जा रहे हो, तो ऑब्वियसली एब्जॉर्ब करोगे। यहाँ पे भी आप लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो तो ऑब्वियसली एब्जॉर्ब करोगे। तो इसीलिए अपन लोग क्या करते हैं करके पहले सारी कैलकुलेशंस कर लेनी चाहिए, मतलब पहला पूरा लॉजिक देख लेना चाहिए कि इसमें से कोई ऑप्शन कैंसिल आउट हो रहा है क्या। अच्छा हो रहा है। अब इसमें बोल रहा है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तुम्हें इतना तो पता है कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप चलता है और वेवलेंथ के साथ इन्वर्स। तो जिस जगह पे एनर्जी का गैप सबसे कम होगा वहाँ पे ऑब्वियसली उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी करके आप लोगों की सबसे कम होगी करके, ठीक है। जहाँ पे एनर्जी का गैप सबसे कम होगा वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का गैप भी सबसे क्या होगा, कम होगा। हमें फ्रीक्वेंसी का चाहिए तो आप एनर्जी का गैप निकाल लो। तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि मैंने याद किया है, n=1 के लिए कितना आता है आपका -13.6, n=2 के लिए आता है -3.4, n=3 के लिए कितना आता है -1.51, n=4 के लिए आता है -0.85। अच्छा अब यहाँ पे आ गए तो देखो अब बोल रहा है कि n=2 से आप n=1 में जंप कर रहे हो, यानी कि ये वाला गैप कितना है, अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कुछ 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास कुछ है, ठीक है। अच्छा और नेक्स्ट बोल रहा है n=3 और n=8 के बीच में कैलकुलेट करना है। तो 8 तक का तो मैंने याद किया नहीं है, निकाल लेते हैं। -13.6 इंटू z²/n², तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया आप लोगों का 64 हो गया, ठीक है। तो 13.6 डिवाइडेड बाय तुम लोगों का 64, ये वाली चीज़ हो जाएगी n=8 के लिए वाली चीज़ आ जाएगी 0.2125। अब देख लो n=3 और n=8, ठीक है, इसके बीच में ये एनर्जी का गैप तुम लोगों को कितना मिलने वाला है उसे चेकआउट कर लो। तो ये आ रहा है 1.72 के आसपास कुछ आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का गैप मिनिमम है तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आप लोगों की क्या होगी, मिनिमम। तो देयरफॉर किस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए आप लोगों की फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, ये आप कैसे पता लगाओगे, ये इस तरीके से। एक्चुअल में सारे ऑप्शंस की गधे के समान कैलकुलेशन मत कर लेना, एक एक करके कैलकुलेशंस की जाती है, वो भी शांत दिमाग से, उसमें सोच सोच कर कि किस चीज़ को हमें रखना है और किस चीज़ को हमें इग्नोर करना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं करके आप लोगों का। मैंने कहा है कि आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, बात हाइड्रोजन एटम की हो रही है, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन एटम उसमें मैंने बोला है कि आपके पास एक लाइमन सीरीज़ है, ठीक है, आपके पास एक लाइमन सीरीज़ है। उस लाइमन सीरीज़ की तुम लोगों को सीरीज़ लिमिट दी हुई है, कितनी दी हुई है लाइमन सीरीज़ की, सीरीज़ लिमिट दी हुई है। सीरीज़ लिमिट की वैल्यू जो दी हुई है वो आप 1 एंगस्ट्रॉम, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि सीरीज़ लिमिट क्या होती है, इसमें बेवकूफ़ी मत कर देना। अच्छा अब वो तुमसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली अगर आपके पास बाल्मर सीरीज़ होती तो बाल्मर सीरीज़ की फिर सीरीज़ लिमिट आप कैसे निकालते, ठीक है। अगर आपके पास बाल्मर होता तो बाल्मर के लिए आपकी सीरीज़ लिमिट कितनी आती। तो देखो पहले तो सीरीज़ लिमिट होती क्या है, सीरीज़ लिमिट का मतलब पहले तुम लोगों को पता होना चाहिए। सीरीज़ लिमिट का मतलब किसी भी सीरीज़ की आखिरी लाइन, तो अभी लाइमन की आखिरी लाइन क्या होगी, इन्फिनिटी से 1, और बाल्मर की आखिरी लाइन क्या होगी, इन्फिनिटी से 2, और तुम्हें उसकी सीरीज़ लिमिट यानी कि वेवलेंथ के टर्म्स में निकालनी है, ठीक है। तो क्या तुम इसकी वेवलेंथ नहीं निकाल सकते, क्या होती है वेवलेंथ, 1/λ इक्वल्स टू r टाइम्स ऑफ z², और ये 1/n1², तो n1 यहाँ पे कितना है 2 का स्क्वायर 4, और माइनस में 1/∞ का स्क्वायर, तो 1/∞ आपका 0 होता है तो वो तो 1/ पूरा 0 हो जाएगा, ये अलग क्वांटिटी, तो इसको ब्रैकेट में लिखने का मतलब ही नहीं है, ये तुम निकाल लोगे। बट इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन मत करना। जब आपको किसी दूसरे की वैल्यू निकालने को बोली जा रही है, वो भी किसी और की अगर दी हुई है, तो यानी कि वो तुमसे ये चाह रहा है करके कि मैं किसी और के रिस्पेक्ट में मतलब रिलेटिवली निकालूं। जैसे मान लेते हैं तुम में से किसी एक इंसान को 80 मार्क्स है और मुझे 20 आए, तो मुझे मेरी एब्सोल्यूट मार्क्स की वैल्यू नहीं बतानी, मुझे ये बताना है कि मुझे तुम्हारे कंपेयर में कितना आया, 1/4 मेरे मार्क्स आए करके, ठीक है। तो ऐसे में तो जब भी किसी चीज़ की आपसे वैल्यू कैलकुलेट करने को बोली जाए, ठीक है, और उसके बाद ऑलरेडी उसी सेम क्वांटिटी की किसी और की आपको वैल्यू अगर दी हुई हो, तो आप हमेशा उस क्वेश्चन को रेशो के टेक्निक से करोगे। हमेशा कौन सी वाली टेक्निक से करोगे, रेशो। जैसे अगर तुम्हें लाइमन सीरीज़ की सीरीज़ लिमिट SL निकालने को बोली जाती लाइमन की, और अगर तुम्हें सीरीज़ लिमिट निकालने को बोली जाती किसकी, बाल्मर की,
तो कैसे निकालते, आर टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर, यहाँ पे भी आएगा आर टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर। ये जो एक कांस्टेंट है जो दोनों में कट गया, इसीलिए मैंने काट दिया। और उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट नंबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का 1/λ। तो यहाँ पे देखो 1/n1 स्क्वायर, n1 कितना है, 1 का स्क्वायर 1, अब वो तो 0 है, उसको लिख कर दो, कोई मतलब नहीं है। अपॉन में यहाँ पे कितना आएगा 1/n1 स्क्वायर। अब n1 स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा 1/4, तो यहाँ आएगा 1/4। अब देखो क्या बच गया, ऊपर की सीरीज लिमिट दी है 912, अपॉन में बाल्मर की जो भी होगी लेट्स से x, 1/1/4, ये आई कैलकुलेशन। 4 यहाँ मेरा पहुँच गया ऊपर में, तो 912 अपॉन x इक्वल्स टू 4 अपॉन में 1, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 912 डिवाइड बाई 4। देख लेना कोई कैलकुलेशन एरर वगैरह तो मैंने अगर नहीं कर दी है, ठीक है। बस इसी तरीके के प्यारे प्यारे बच्चों के जैसे तुम्हारे पास सवाल होंगे, और उन सवालों को एक बार देख लेना। मेरे को ऐसा लग रहा है शायद मैंने कहीं कैलकुलेशन एरर वगैरह शायद कर दी है, तो उसमें अगर की होगी तो उसको ठीक कर लेना तुम लोग, ठीक है। जो भी वहाँ पे कैलकुलेशन एरर अगर हुई है, तो अगर नहीं हुई है तो फिर वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर हुई है तो उस चीज़ को फिर करेक्ट कर लोगे। तो इस तरीके से देखो आपको इस टाइप के क्वेश्चन अभी मिलेंगे, जिसमें n1 की n2 की वैल्यूज़ होंगी, r की वैल्यूज़ पुट कर देना, और r की वैल्यूज़ वगैरह पुट करने के बाद आंसर निकाल लेना। अब एक बात बस ध्यान दो, अगर तुम r की वैल्यू को सेंटीमीटर इनवर्स में डालोगे तो वहाँ से जो लैम्बडा निकल के आएगा वो भी आपका सेंटीमीटर में आएगा। फिर बाद में तुम चाहो क्या ऑप्शन को देखकर अपने लैम्बडा को एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि आपको दिया रहता है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर मान लेते हैं थियोरेटिकल सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर जो आया उसी में छोड़ दो, हाँ, बट आखिरी में लैम्बडा को इन्वर्स करना मत भूलना, ठीक है। बस यही आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल हैं, इतने आसान से। सो अभी तुम लोगों को मैं 5-6 सवाल दे रही हूँ, 6 सवाल आपको दिए जा रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। फटाफट वो 6 सवाल बना के रख दो। श्रेयन, तुम्हारा जो डाउट है मैं अभी वॉइस नोट तुम्हें बना के दे रही हूँ पर्सनली, उस चीज़ को तुम सुन लो करके। और एप्लीकेशन से रिलेटेड जो वीडियो है जस्ट अभी इसी के बाद दोपहर के 12 या 1 बजे तक वो अपलोड हो जाएगा, उसको भी पढ़ लेना, ठीक है।